हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और क्रैक नाउ स्पेशल बीपीएससी मेंस प्रैक्टिस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप लोगों को पता होगा काफ़ी दिन से ये प्रोग्राम चल रहा है। ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज आई गेस हो गए होंगे, 15 दिन तो हो ही गए होंगे। हमने पॉलिटी को ऑलमोस्ट कवर कर लिया, हिस्ट्री को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। हमने कुछ समय तक इन जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इसलिए चलाया कि ताकि मैं आपको एक लिखने की कला आपके अंदर विकसित कर पाऊँ। और जो भी मैं प्रोग्राम चला रहा हूँ ये बहुत सोच समझ के चला रहा हूँ कि अगर मैं शुरू में ही आपको करंट अफेयर दे देता तो आप लोग एकदम घबरा जाते। जो नहीं लिखना जानते उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता। पहली चीज़ तो उसका डाटा कलेक्ट करना, कंटेंट इकट्ठा करना और फिर लिखना। इसलिए मैंने आपको पहले हिस्ट्री जैसे टॉपिक्स को कराया ताकि आपको लिखना आ जाए। बट अब हम उस चीज़ से आगे बढ़ चुके हैं और एक स्टेप आगे बढ़ते हुए करंट अफेयर की शुरुआत मैंने कर दी है। ये ऐसा सब्जेक्ट होता है और इससे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। आप इनका अनुमान लगा सकते हो बट श्योर नहीं हो सकते। तो अब हम इसको प्रिपेयर करेंगे। यहाँ से स्ट्रेटेजी में भी थोड़ा चेंज होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसका आप आंसर करेंगे और सिर्फ अपना मॉडल आंसर मैं आपके साथ डिस्कस किया करूंगा। आपके लाइव आंसर चेक अब मैं नहीं करूंगा, पर्सनली चेक करूंगा और अपना एक मॉडल आंसर दूंगा। कोई और मुझे लगेगा बेहतर स्टूडेंट का आंसर और है जो सही लग रहा है ओवरऑल, तो मैं उसको भी डिस्कस कर दिया करूंगा हिंदी इंग्लिश का मेंटेन करने के लिए। तो हिंदी में तो मैं खुद ही लिखूंगा, इंग्लिश वाला मैं कोशिश करूंगा कि किसी एक स्टूडेंट का जो अच्छा हो डिस्कस कर दूं अगर वो मॉडल आंसर कहे जाने लायक है। एक चीज मैं पहले से ही अवेयर कर दूं, कोई भी आंसर मॉडल आंसर नहीं होता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो चाहें, ठीक है। इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप होता है खुद का लिखने का, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। फिर भी आपको मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ ताकि आप मेरे ही आंसर को मॉडल आंसर समझ के वहाँ ना पहुँच जाएं। आप इसमें कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक बेसिक्स आइडिया दूंगा कि इसका आंसर किस तरीके से हो सकता था। चलिए, ये जरूरी था आज बोलना, आगे से अब नहीं बोलूंगा क्योंकि जब कोई नई चीज़ शुरू होती है तो उसके बारे में बात करना जरूरी हो जाता है। कल क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में शुरू की गई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन पर चर्चा कीजिए। अर्थात नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पर चर्चा करना था, सिर्फ डिस्कस करना था उसको, ठीक है। तो डिस्कस दी नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी, ये क्वेश्चन था। बेसिक सीधा क्वेश्चन, कोई इसमें ऐसा क्रिटिकली एग्जामिन वगैरह नहीं दिया गया था। तो मैंने इसका आंसर कैसे लिखा, शुरुआत इंट्रो से हुई है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन अर्थात नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रधानमंत्री की रणनीतिक विनिवेश नीति, ठीक है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अनुरूप चलाई जा रही योजना है। बात समझ में आई? भारत सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन क्या है? प्रधानमंत्री की रणनीतिक विनिवेश नीति के अनुरूप चलाई जा रही योजना है। इसके तहत सरकार केवल कुछ चिन्हित क्षेत्रों में स्वयं की उपस्थिति बनाए रखते हुए शेष क्षेत्रों को निजी निवेश के दोहन के लिए छोड़ देगी। ये इसकी एक जो है इसका परिचय सा हो गया, इंट्रो भी कह सकते हैं आप इसको, डिफिनेशन टाइप भी कह सकते हैं। इस योजना में वित्त वर्ष 2022 से 25 तक केंद्र सरकार की मुख्य संपत्ति में 6 लाख करोड़ रुपए की मौद्रीकरण क्षमता मौजूद है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब आप समझ पा रहे हैं, जो रेफरेंस आप लोगों ने फॉलो किया है वही मैंने भी किया है, क्योंकि ये करंट का टॉपिक है तो इसमें आपको रेफरेंस तो लेना ही है, बट उस रेफरेंस को अपनी लैंग्वेज कैसे देनी है ये आना बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ देख पाएंगे सेंटेंस आपस में ठीक से जुड़ रहे हैं, यही आपको भी सीखना है। तो ये यहाँ इंट्रो पार्ट हो गया। मैं हेडिंग नहीं डालूंगा, यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूं मैं, तो हेडिंग डालना मेरी आदत का नहीं है। अगर आप चाहें तो हेडिंग डाल भी सकते हैं। ये पहली यहाँ पे भूमिका हो जाती, फिर ये दूसरा उद्देश्य हो जाता, ठीक है। तो हम जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं मोस्ट प्रॉब्ली हेडिंग डालने से बचते हैं। सीधा पैराग्राफ में इतना स्पेस हो जाता है कि टीचर खुद ही समझ पाए कि वो क्या लिखा गया है। जैसे यहाँ इंट्रो खत्म हो गया, दूसरा जो है अब शुरू हो गया है पैराग्राफ। इसमें लिखा गया एनएमपी का उद्देश्य निजी क्षेत्र को शामिल करके ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में मूल्य को अनलॉक करना है। उद्देश्य क्या है एनएमपी का? नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्राइवेट सेक्टर को शामिल
शामिल करके ब्राउनफील्ड स्कीम्स के प्राइस को अनलॉक करना। ठीक है, सरकार ने स्पष्ट किया है कि ब्राउनफील्ड संपत्तियां वे संपत्तियां हैं। सरकार ने क्या बोला है, ब्राउनफील्ड एसेट वो एसेट्स हैं जिन्हें सरकार द्वारा जोखिम रहित माना गया है। ठीक है, तो क्योंकि पहली लाइन आई, एनएमपी का उद्देश्य क्या है, प्राइवेट सेक्टर को शामिल करके ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में मूल्य को अनलॉक करना। तो हमारा नैतिक दायित्व तो ये बनता है आंसर लिखते हुए कि हम ये बताएं कि ब्राउनफील्ड परियोजना क्या है। तो यहाँ पे लिखा है ब्राउनफील्ड संपत्तियां एसेट वो एसेट हैं जिन्हें सरकार द्वारा जोखिम रहित माना गया है। ठीक है, रिस्क से अलग है, रिस्क नहीं है इनमें, रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, रिस्क फ्री है। ठीक है, इसलिए निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत सरकार निजी क्षेत्र को राजस्व हस्तांतरित यानी रेवेन्यू ट्रांसफर करते हुए धन का निर्माण करेगी, यानी कैपिटल फॉर्मेशन करेगी, किंतु निजी क्षेत्रों का इन परियोजनाओं में स्वामित्व नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो है रेवेन्यू ट्रांसफर होगा और रेवेन्यू का फॉर्मेशन होगा यानी कैपिटल फॉर्मेशन होगा, किंतु स्वामित्व जो है, मालिकाना हक जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा। बात समझ में आ गई, उद्देश्य समझ में आ गया। फिर तीसरी लाइन क्या होगी इसी में, एनएमपी जो है दिसंबर 2019 में घोषित 100 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के साथ शहर टर्मिनस चलाई जाएगी, यानी जॉइंटली इसको चलाया जाएगा, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को और किसको, नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी पाइपलाइन को और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को जॉइंटली चलाया जाएगा। किस क्षेत्र में, तो कई सारे क्षेत्र हो सकते थे, मैंने इसलिए यहाँ एक खाली भी छोड़ा है कि आप जोड़ लेना, देख लेना क्या क्या है। दूरसंचार, खनन, रेलवे, विमानन, सड़क, बंदरगाह यानी पोर्ट, रोड, रेलवे, माइनिंग, टेलीकम्युनिकेशन, एयरपोर्ट, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। 13 सेक्टर्स हैं ऑलमोस्ट, आप उनको लिख सकते हो। ठीक है, बीमा एंड ऑल जो भी आप चाहो इसमें लिख सकते हो, बट मैंने एक आइडिया दिया है, मैं फिर बोल रहा हूँ, देयर इज नथिंग लाइक ए मॉडल आंसर, बस जस्ट आई एम टेलिंग यू हाउ टू राइट एन आंसर एंड हाउ टू गिव योर लैंग्वेज आफ्टर रेफरिंग एनी context, after referring any reference you have to give your own language। आप कोई भी कॉन्टेक्स्ट यूज करिए, कोई भी आप सोर्स यूज कर सकते हैं, बट जरूरी है कि आप उसको उत्तर की भाषा में दें और अपनी भाषा में लिखें। ठीक है, उसको एक भाषा देना जरूरी है। आप सिर्फ सोर्स को लिख देंगे, किताब छाप देंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपकी भाषा उसमें निकलना जरूरी है। ठीक है, तो हमने यहाँ बताया क्या है, अब इसका महत्व यहाँ देखो, क्योंकि ये यहाँ पे पैराग्राफ चेंज हुआ। ठीक है, उसके बाद महत्व आ गया। हाँ, हेडिंग आप डाल सकते थे महत्व, बट मैं फिर कह रहा हूं मुझे हेडिंग डालना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने लिखा इसका महत्व इस प्रकार है कि मुद्रीकरण के माध्यम से जुटाई जाने वाली राशि अनुमानतः राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 43 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावित व्यय का लगभग 14% है। ठीक है, तो जो मोनेटाइजेशन के थ्रू यानी ये मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू जो राशि जुटाई जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, वो कितनी है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में जितना खर्च होगा 43 लाख करोड़, उसका लगभग 14% इससे मिलेगा। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि हमको बहुत सारा धन मिल जाएगा। दूसरा, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी नेशनल मोनेटाइजेशन जो है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है, उसकी बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं पर एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करेगी। कौन, नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी। कैसे, ये रोजगार पैदा करेगी, जीवन यापन में सुधार करेगी, बुनियादी अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करेगी और उस तक लोगों की पहुंच को सुनिश्चित करेगी। ठीक है, समझ में आ रही बात, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं। फिर इसका लाभ को मैंने लिख दिया है थोड़ा सा क्रिएटिविटी के माध्यम से, ये प्रेजेंटेशन थोड़ा ठीक लगना चाहिए। तो लाभ क्या है, बेनिफिट्स क्या है, रोजगार देगी, जीवन यापन में सुधार, बुनियादी अवसंरचना तक सभी के लिए पहुंच, अधिक समावेशी विकास। तो ऐसी चीजों को आप थोड़ा सा लिख सकते हो ताकि प्रेजेंटेशन थोड़ा बेहतर लगे।
अब हमने महत्व की बात कर ली, ऑब्जेक्टिव की बात कर ली, इंट्रो हो गया। अब हम बता देंगे कि इसकी चुनौतियां क्या हैं। ठीक है, तो चुनौतियां भी हैं जिन पर ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है, जैसे विभिन्न परिसंपत्तियों में पहचान योग्य राजस्व धाराओं का अभाव, गैस और पेट्रोलियम पाइपलाइन नेटवर्क में क्षमता उपयोग का निम्न स्तर, यानी जो गैस और पेट्रोलियम है उसमें हमारे पास बेटर स्किल्स नहीं है, हम उनका अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका जो लो लेवल है स्किल्स का वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम उसको कैसे सुधार पाएंगे। और जो डिफरेंट एसेट्स हैं उसमें हम अच्छे से जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसको भी हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। अगला है बीपीएससी बीपीसीएल, कई लोगों ने यहाँ पे एयरलाइन को भी लिख दिया है, एयर इंडिया को, तो वो लिखने से बचिएगा क्योंकि एयर इंडिया अब जो है उसका हो चुका है, ठीक है, बिक चुकी है, तो उसको बचेंगे लिखने से, बीपीसीएल को लिख सकते हैं। बीपीसीएल जैसी सरकारी कंपनियों में निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन का जो स्तर है, लेवल है, वो भी स्लो है। और अंतिम तथा 4 लेन से नीचे के राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निवेशकों का कम दिलचस्पी लेना भी इस योजना के लिए एक प्रमुख चुनौती है। ठीक है, तो ये चुनौतियां हो गई। अब आ जाते हैं, गत समय में सरकार ने एनएमपी यानी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ढांचे में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई चुनौतियों का समाधान किया है। अतः योजना का सही क्रियान्वयन, ये क्या है, वे फॉरवर्ड है। तो वे फॉरवर्ड हमेशा नपा तुला होता है, आप इंस्ट्रक्शन भी दोगे, आप एडवाइस भी दोगे, सजेस्ट भी करोगे समथिंग, बट आप बताओगे कि गवर्नमेंट ऑल्सो डूइंग समथिंग। ज्ञान नहीं देना है, मैंने कई बार बोला है, जो सरकार कर रही है वो भी बताना है और आपको बताना है वे फॉरवर्ड में कि व्हाट गवर्नमेंट कैन डू। ठीक है, तो गत समय में सरकार ने एनएमपी ढांचे के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई चुनौतियों का समाधान किया, यानी लास्ट टाइम में गवर्नमेंट ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए कई सारी जो चुनौतियां हैं उनका समाधान किया है, सॉल्यूशन उनका लिया, रिजॉल्व किया है। अतः योजना का सही क्रियान्वयन, सही क्रियान्वयन बहुत जरूरी होता है किसी भी स्कीम का, कि वो स्कीम आई बट अगर उसको सही से लागू नहीं किया गया तो वो असफल हो जाती है। इसीलिए इस योजना का सही क्रियान्वयन इसकी सफलता के लिए अति आवश्यक है। सरकार एक कुशल विवाद निवारण तंत्र यानी जो डिस्प्यूट रिजॉल्वेंट सॉल्यूशन एक सिस्टम ला सकती है। डिस्प्यूट को कैसे जो है रिजॉल्व किया जाए उसके लिए विवाद निवारण तंत्र की स्थापना करे ताकि विवादों का शीघ्र समाधान हो सके। साथ ही यह विस्तार योजना अन्य हितधारकों की भूमिका, यानी जो डिफरेंट लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, जिनके हित इससे जुड़े हुए हैं, उन पर भी निर्भर करता है। अतः यह आवश्यक है कि वह भी अपनी भूमिका को स्पष्टतः समझकर कार्य करें। तो ये इसका वे फॉरवर्ड या निष्कर्ष हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब इसको मैं दोबारा से पढ़ूंगा, कोई मतलब नहीं होगा, आप इसको फिर से पढ़ लीजिए और इसको एक मॉडल आंसर के तौर पे सिर्फ लीजिएगा, फाइनल आंसर मत समझिएगा। कुछ चीजें और ऐड ऑन कर दूं मैं इसमें कि अगर मान लो यहाँ क्वेश्चन होता कि हाल ही में शुरू की गई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन पर चर्चा करते पाइपलाइन को क्रिटिकली एग्जामिन करिए, यानी उसकी आलोचनात्मक टिप्पणी करिए, तो आलोचनाओं को भी लिखा जाता। अगर सीधा डिस्कस पूछा गया है तो आलोचना लिखने से बचेंगे, चुनौतियां लिख देंगे कि उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। चुनौतियां मतलब होता है चैलेंजेस, चैलेंजेस को लिखेंगे बट आलोचना नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वो पूछ ही रहा है क्रिटिकली एग्जामिन तो आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे, बट उसको हेल्दी वे में क्रिटिसाइज करना होता है। ये चीज इसमें एक एड ऑन हो जाती है अगर क्रिटिसाइज होता तो, बट यहाँ क्रिटिसाइज नहीं पूछा गया तो हमने उसको नहीं लिखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। यहाँ सिर्फ पूछा गया राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन क्या है, हमने उसका इंट्रो दे दिया, बॉडी पार्ट में उसके महत्व को, ऑब्जेक्टिव को बता दिया, उद्देश्य को बताया नहीं ऑब्जेक्टिव को बता दिया, फिर हमने इसके महत्व को भी बताया कि इसका महत्व क्या है। ठीक है, फिर महत्व को बताने के बाद हमने इसके चैलेंजेस बता दिए, फिर चैलेंजेस बताने के बाद हमने इसका समाधान बताते हुए इसको क्लोज कर दिया। तो ये एक बेसिक मॉडल आंसर हो सकता था, 450 से 500 वर्ड के बीच में ये है। इसी आंसर के लिए आप इसी तरह प्रिपेयर करिए। अब आगे से जितने भी मैं सॉल्यूशन क्वेश्चंस दूंगा खुद का एक मॉडल आंसर प्रिपेयर करूंगा ताकि आपको हेल्प हो पाए एटलीस्ट। बट ये फिर बोल रहा हूं, दिस इज ओनली ए मॉडल आंसर, इसको फाइनल आंसर नहीं मानेंगे, अपना आंसर खुद से लिखेंगे।
दूसरों का आंसर नहीं रटेंगे, ठीक है। इससे सिर्फ आपको आइडिया लगेगा कि आपने क्या गलतियां की हैं। इससे मेरा भी समय बचेगा और आपका भी समय बचेगा कि एक आंसर से आपको आइडिया लग जाया करेगा। इंग्लिश में मैं बराबर डिक्टेट कर रहा हूं तो समस्या नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी मैं इंग्लिश का एक मॉडल आंसर रखूंगा अगर मुझे लगेगा कि वो बेहतर है। अगर कोई डिमांड पूरी नहीं करेगा तो नहीं लिखूंगा, ठीक है, उसको नहीं रखूंगा इसमें। तो कैसा लगा आज का ये इनिशिएटिव मेरा, जरूर बताइएगा। इसका आंसर जो है ये पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पे मिलेगी, मेरे जो मेंस ग्रुप का टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, ताकि आप वहां इसकी रेगुलर पीडीएफ ले पाएं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोग्राम है, कोई इसके चार्जेस मैं लेता नहीं हूं, तो आप वहां से इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आप रेगुलर वीडियोस ले पाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रैक नाउ। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। हैव ए गुड डे। जय हिंद।